हेलो फ्रेंड, जो ज्ञान बिंदु द्वारा बिहार पुलिस को लेकर 250 क्वेश्चन का ज्योग्राफी कलेक्शन किया गया है। ज्योग्राफी के हर चैप्टर से उसी का आज डिस्कशन करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? ज्योग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ज्योग्राफिकल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एरिस्टोफेनीज ने किया था। राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? एरिस्टोफेनीज ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम किसने भारत को दर्शाया था? विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले भारत को किसने दर्शाया था? तो किसने दर्शाया था? तो टॉलमी ने दर्शाया था। किसने? टॉलमी ने दर्शाया था। पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यानी इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर स्थित सबसे छोटा महासागर कौन सा? तो हो जाएगा राइट ऑप्शन आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर और सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के 33.5 डिग्री से 33.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो 33 डिग्री से 66 डिग्री के बीच कौन सा कटिबंध पाया जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। कौन सा कटिबंध पाया जाता है? शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यानी पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो इसके 30 इसके बीच में इसको कुछ होता है, ये गर्म होता है ना, तो उष्ण बोलते हैं उष्ण। इधर पे कौन सा आएगा? उष्ण प्लस शीत, ऊपर से शीत होता है ना, जो ठंडा जमा हुआ है, यानी बीच वाला पूरा कुछ हो जाएगा उष्ण प्लस शीतोष्ण, यानी कुछ हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई दूरी को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी को केंद्र मानकर, यानी पृथ्वी यहाँ पे पृथ्वी को केंद्र के विषुवत रेखा है, यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ से खींचा गया, यहाँ से रेखा खींचा जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा ना। देखा जाएगा अक्षांश एवं अक्षांश रेखा। रेखा नहीं होगा, यहाँ पे रेखा होगा, रेखा हो जाएगा। राइट ऑप्शन को बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, हमारा देश का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? हमारा देश का सबसे पूर्वी बिंदु का है किबुथु है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? किबुथी। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सी, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल और असम से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। भारत का समय रेखा कितनी पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है? यानी भारत का समय रेखा कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री। कितना पर है? तो 82.5 डिग्री। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? यानी भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? क्यों हो रहा? यानी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का, यानी कितनी सा किलोमीटर है जो, तो इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 है ना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? 6100। अगर उसी को जोड़ने बोलता है पूरा समुद्री तटीय जो अति उसका है इलाका है द्वीप समूह को, तो 7500 कुछ हो जाता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई आधार रेखा से कितनी दूर है? यानी भारत के प्रादेशिक सीमा की आधार रेखा से लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 12 नॉटिकल मील। 12 नॉटिकल मील होती है। समुद्र से भारत है ना, भारत से 12 किलोमीटर समुद्र, 12 नॉटिकल मील तक समुद्र, उसको प्रादेशिक सीमा बोला जाता है। उसके बाद 24 तक इतना संलग्न सीमा बोला जाता है, पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पश्चिमी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक को कहा जाता है? यानी पश्चिमी तट नहीं होगा, यहाँ पे पूर्वी तट होगा। कन्याकुमारी बोल रहे हैं, पूर्वी तट पर स्थित कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। कौन सा तट बोला जाता है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी डेल्टा के बीच के क्षेत्र को क्या कहता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है पूर्वी तट पे। अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। कितनी डिग्री? 10 डिग्री चैनल अलग करती है। अंडमान और निकोबार कितना डिग्री चैनल अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगता है? तो भारत का सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगता है? तो अफगानिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत के भौगोलिक भूभाग के कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र है। ये पठारी क्षेत्र कितना प्रतिशत पे है, तो 27 पे है, 27.7 क्षेत्र पर क्या है, तो पठारी क्षेत्र है। भारत के भौगोलिक भूभाग के कितना प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी क्षेत्र है, तो 27.5 पे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय विरासत बोल रहा है ना, तो विरासत में कौन सा हो जाएगा, हाथी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हाथी। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, तो हाथी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल मंडल आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था। जो पृथ्वी था वो एक स्थल मंडल में आपस में जुड़ा हुआ था, उसको क्या कहा था, तो पैंजिया कहा था। क्या बोलता अल्फ्रेड वेगनर ने, पैंजिया उसका नाम दिया था। पैंजिया और पैंथालासा था ना, एक बीच में स्थल था, अभी समुद्र था, इससे पानी था, तो इसको क्या बोलता, पैंथालासा। पानी वाला जो भाग था उसको क्या बोलते थे, पैंथालासा। अब इसका स्थल भाग उसको पैंजिया बोला जाता था। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी के निर्माण के क्रम में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में सर्वप्रथम किस पहाड़ का निर्माण हुआ। यानी प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सा चट्टान का निर्माण हुआ था, तो आर्कियन चट्टान का हुआ था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आर्कियन चट्टान। नेक्स्ट लिखेंगे, किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण महत्वपूर्ण रूप से हुआ है। यानी किस क्रम के चट्टान में कोयला का निर्माण हुआ, तो कोयला का निर्माण किस में हुआ, तो गोंडवाना क्रम में हुआ। किस में हुआ कोयला का निर्माण, तो गोंडवाना क्रम में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। यानी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, मॉर्गन और आइजैक ने किया था। जो हिमालय से संबंधित था, हिमालय की उत्पत्ति संबंधी प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने किया था, मॉर्गन एवं आइजैक ने। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, उत्तर भारत के विशाल मैदानी का निर्माण किस काल में हुआ। तो उत्तर का विशाल मैदानी का निर्माण किस काल में हुआ, तो चतुर्थ काल में हुआ। किस काल में, तो चतुर्थ काल में हुआ। भारत के उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण किस काल में हुआ, तो चतुर्थ काल में हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रांस हिमालय में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है। यानी कौन सी है जो पर्वत श्रेणी है जो होती ट्रांस हिमालय में नहीं थे। ट्रांस हिमालय में कौन सा होता है, कलेजा उसका होता है ना, कलेजा। कैसे हो जाएगा, काराकोरम। जेस हो गया, एल्स हो गया लद्दाख, जेस हो गया जास्कर। अकॉर्डिंग इसमें काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं ना, जिसको केटू है। यानी इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा, डी अन्नपूर्णा इसका भाग नहीं है ट्रांस हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, महान हिमालय में भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यानी महान हिमालय में जो स्थित है वो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, महान हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा होगा, कंचनजंगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा होगा, केटू। अगर भारत में स्थित पूछेगा तो कौन सा होगा, कंचनजंगा। भारत में स्थित पूछ रहा है तो कंचनजंगा। अब महान हिमालय भी बोल रहा है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। 22 का ऑप्शन बी होगा, कंचनजंगा। बृहद व लघु हिमालय के बीच कई घाटियां स्थित है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन सा अवस्थित है। यानी बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच बहुत सी घाटियां स्थित है, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कौन सा, हिमाचल में कौन सा घाटियां स्थित है, तो कांडला, लाहौल और स्पीति घाटी पूछता है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, पूर्वांचल हिमालय की कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यानी अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डफला मेरी अभोर पटकाई बूम। डफला मेरी अभोर पटकाई बूम। डफला मेरी अभोर पटकाई बूम, ये सब कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सिडनी बुराई के द्वारा विभाजित हिमालय कौन सा भाग सतलज और काली नदी के बीच है। यानी सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है, तो कौन सा हिमालय है, कुमाई हिमालय। नदी है ना, नदी की साथ पटा गया है। पहला कौन सा है, सिंधु और सतलज के बीच कौन सा है, पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कुमाई हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा है, असम हिमालय। नेक्स्ट देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रे निम्नलिखित में इनमें से कौन कौन है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, दीपो, मोमेडला, यांगपो, पांसाओ। यांगपो दर्रे से नीचे ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, दीपो, बोमडिला, यांगपा, पांसाओ। नेक्स्ट देखेंगे, पंजाब के मैदान में स्थित रावी और ब्यास के दोआब कहते हैं। इसका है ना, जो दोआब का पूछेगा, यानी जो नदी रहेगा उसका फर्स्ट लेटर दोनों में से उठा लेंगे। निरावी, ये कुछ रावी और ब्यास हो रहा है ना, तो इसको वारी दोआब होगा ना, यहाँ से वाह उठा देंगे, यहाँ से रा, यानी वारी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ए। 27 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए। रावी और ब्यास नदी के दोआब को क्या कहते हैं, वारी दोआब कहते हैं।
राजस्थान के मैदान में स्थित प्रमुख स्थलीय आकृति को क्या कहते हैं? राजस्थान क्या है? रेगिस्तान। तो कौन सा स्थल आकृति बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा। क्या बनेगा? बालू का स्तूप बनेगा। पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, यानी पश्चिमी घाट में कर्नाटक में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन है? बाबा बुदन। बाबा बुदन की पहाड़ी स्थित है, कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ना बाबा बुदन की पहाड़ी। राइट ऑप्शन कौन सा? 29 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, झारखंड में प्रमुख किस पठार का विस्तार है? यानी झारखंड है उसमें कौन सा पठार का विस्तार है? झारखंड में कौन सा विस्तार है? छोटनागपुर का पठार। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? छोटनागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली। कौन सा है? अरावली पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन काल में उत्पन्न भारत का सबसे प्राचीनतम अपशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली। अपशिष्ट पर्वत क्यों बोला जा रहा है? कटसट के बचा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व पठार के क्षेत्र का प्रमुख, भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार है, यानी कौन सा पठार है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का है? कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन कार्बी एंग्लो पठार। कार्बी एंग्लो पठार। राइट ऑप्शन कौन होगा? कार्बी एंग्लो पठार। भारत के उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र का प्रमुख पठार कौन सा है? तो कार्बी एंग्लो पठार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान जो गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है, यानी गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित है, वो कौन सा है? तो कन्नड़ तटीय मैदान। गोवा से मंगलुरु के बीच स्थित को क्या कहा जाता है? कन्नड़ तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तट है गोवा और मंगलुरु, इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो कन्नड़ तटीय क्षेत्र। कन्नड़ तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट नंबर देखेंगे क्वेश्चन, पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तटीय मैदान होता है? पूर्वी भाग में महानदी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तटीय मैदान बनता है? तो उत्तरी सरकार बनता है। महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र जो बनता है वो कौन सा तटीय मैदान बनता है? तो उत्तरी सरकार बनता है। कौन सा? उत्तरी सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, उत्तरी अंडमान में स्थित एक प्रमुख द्वीप है, यानी उत्तरी अंडमान में जो स्थित द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? बैरन द्वीप है ना। कौन सा? बैरन द्वीप। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में 2018 किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया? और लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 36? आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली द्वीप। मंजुली द्वीप है ना। किस नदी पर है? असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन सा? मंजुली द्वीप। यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मंजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ? असम में। नेक्स्ट देखिए, नदियाँ जिस स्थान से निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ से नदियाँ निकलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उद्गम स्थल। क्या बोलते हैं? उद्गम स्थल। नेक्स्ट देखेंगे, अफ्रीकी महादेश की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार नदी कौन सा काटती है? तो कांगो। विषुवत रेखा को कौन सा काटती है? तो कांगो काटती है। अगर पूछेगा कर्क रेखा कौन सा काटती है? तो माही। और जो मक्का रेखा का कौन काटती है? लिम्पोपो। कर्क रेखा कौन सा काटती है? तो माही। भारत में है ना माही। और मक्का रेखा कौन सा काटती है? तो लिम्पोपो। और विषुवत रेखा कौन सा? तो कांगो या जारो। नेक्स्ट देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यानी सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर से। मानसरोवर झील से। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे, मंदाकिनी और काली नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है? मंदाकिनी और काली नदी कहाँ पे मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। रुद्रप्रयाग में मिलती है। पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद उसे गंगा को पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी। यानी गंगा नदी से प्रवेश करती है तो इसको भागीरथी, नीचे वाला हुगली हो जाती है ना। ये पूरी बोल रहा है तो इसे कौन सा जगह? भागीरथी। यानी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने के बाद गंगा के पूर्वी धारा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा व यमुना के संगम पर कौन सा शहर बना है? गंगा यमुना के संगम पर कौन सा बना? प्रयागराज। राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा? सी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी। प्रयागराज बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी या
नदी या कौन सा जल मार्ग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है? तो नेशनल वाटरवे 2 है, जिसको हाँ सदिया से धुबरी चलती है सब में, सदिया से धुबरी। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? यानी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा है? दामोदर। कौन सा है? दामोदर नदी। राइट ऑप्शन कौन सा? ए। नेक्स्ट देखेंगे छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? छोटा नागपुर को गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो स्वर्णरेखा नदी को कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर का गंगा कहा जाता है। छोटा नागपुर की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो स्वर्णरेखा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे, महानदी उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबा नदी हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो आंध्र प्रदेश में करती है। गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण कहाँ करती है? तो आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदी समूह को कौन नहीं है? यानी ये नदी खोजना जो उसमें अरब सागर में नहीं गिरती है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी, कृष्णा और कावेरी। कृष्णा कावेरी कहाँ गिरती है? तो पूरब साइड गिरती है। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है? यानी खोजना है कि इसमें से कौन सी नदी है, कौन सी परियोजना है चेनाब नदी पर है। इसमें खोजेगा सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, सब किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पर कौन कौन सा परियोजना चल रहा है? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, सब परियोजना किस पे है? चिनाब नदी पे। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है? यानी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सा नदी जल विवाद है? तो नर्मदा जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच कौन सी नदी जल विवाद है? तो नर्मदा। इस ऑप्शन से भी छाट सकते हैं। कावेरी नदी है, कावेरी नदी कहाँ है? दक्षिण भाग में। कृष्णा भी दक्षिण में। सोन नदी तो उधर जाती नहीं है गुजरात तरफ, यानी ऐसे ही ऑप्शन छट जाती। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम झील का समूह नहीं है? इसमें से कौन सा झील है जो कृत्रिम झील नहीं है? तो लोकटक झील का, थोड़ा सा ऊपर कर लो, लोकटक झील है मणिपुर में ना, यानी यही वाला हो जाएगा। ये सब क्या है? प्राकृतिक है ना। उमियल झील और लोकटक झील। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उमियल झील और लोकटक झील। ये कौन सा कृत्रिम झील समूह नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कर्नाटक में शरावती नदी पर कौन सा जल प्रपात है? यानी शरावती नदी पर कौन सा जल प्रपात है? गरसोपा। गरसोपा जल प्रपात कहाँ है? तो शरावती नदी कर्नाटक में। गरसोपा जल प्रपात पूछा हुआ है। गरसोपा जल प्रपात कहाँ है? तो कहाँ? कर्नाटक में। कौन सी नदी पे? शरावती नदी पे। शरावती नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? यानी भारत की जलवायु है वो किस प्रकार से? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जरूरत की सब तो करता है, हिमालय में करता है, छाछ पे समुद्र से दूरी भी करता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें सभी है जो भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। निम्नलिखित भारतीय मानसून को प्रारंभ करने वाली प्रमुख स्थितियां कौन सी है? यानी भारतीय मानसून जो आती है उसको प्रारंभ करने के लिए कौन सी स्थितियाँ? तो इनमें सभी जगह निम्न दाब व उच्च दाब होता है, हवा का बहना, न्यूनतम दाब क्षेत्र में वर्षा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICZ में हमेशा कौन सा क्षेत्र बना रहता है? यानी ICZ में कौन सा क्षेत्र बना रहता है? कौन सा क्षेत्र बना रहता है? ICZ में न्यूनतम दाब क्षेत्र बना रहता है। ICZ क्या होता है? ज्योग्राफी क्लास में आप लोग देखे होंगे। जब इस तरह का तो ऊपर से आता है भारत को ना, ICZ खिसक सकता है तो मौसम में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मानसून उत्पत्ति के तथगम गति की सिद्धांत को किसने दिया था? मानसून उत्पत्ति गति के सिद्धांत को किसने दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फ्लोन ने दिया था। राइट ऑप्शन कौन सा? फ्लोन ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत क्षेत्र में प्री मानसून से होने वाली वर्षा केरल में क्या कहा जाता है? यानी केरल में होती है जो मानसून से पहले वर्षा होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा केरल में मानसून से पहले जो वर्षा होती है उसको क्या होता है? प्री मानसून को आम्र वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश कब करती है? भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? तो 1 जून में प्रवेश कर देते हैं भारत में मानसून। भारत में मानसून कब प्रवेश करती है? तो 1 जून को करती है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी घाट के पूर्वी क्षेत्र में अति न्यूनतम वर्षा होती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इन पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट के पूर्वी भाग में नहीं, पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में। ये पश्चिमी भारत ही है ना, इधर से तो वर्षा आती है, मानसून आती है। ये हो गया यहाँ पे पहाड़ है ना ऊंचा,
इस साइड वर्षा नहीं होती, इसे वो क्या कहते हैं, छायावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी, छायावृष्टि क्षेत्र कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिमी घाट से टकराती है तो वह किस तरह से होकर आगे बढ़ती है, यानी केरल में कौन सा घाट है, दर्रा है, केरल में कौन सा दर्रा है, पाल घाट ना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, पाल घाट से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखेंगे, गंगा के मैदान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा को कौन प्रभावित करता है, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा को कौन सा प्रभावित करता है, ये सभी तो करता है ना, गारो, खासी, जयंती पहाड़ी, सब पहाड़ी है जो प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत क्षेत्र के ऊपर दिसंबर सूर्य की स्थिति क्या होती है, ये भारत क्षेत्र के ऊपर दिसंबर में क्या भारत पड़ता है, ठंडा, तो जो सूर्य की स्थिति को दक्षिणायन। राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लौटता हुआ मानसून स्थलखंड से आता है, अतः इसमें आर्द्रता क्या होती है, यानी मानसून लौट रही है तो लौटेगी तो आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता में कमी होगी ना, मानसून लौट गई है तो उसमें पानी की मात्रा कम मिलेगी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है, भारतीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से लगभग कितना प्रतिशत होता है, यानी भारत में मानसून लौट रहा है तो कितना प्रतिशत बारिश है वो होगा, लगभग कितना परसेंट होता है लौटते हुए मानसून से, तो लगभग 13%, 10%, लगभग कितना परसेंट बारिश होती है, लगभग कितना परसेंट होती है, 13% के लगभग आसपास होती है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो रिटर्न मानसून है उसके से कितना होता है, तो लगभग 13%। नेक्स्ट देखेंगे, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है, एल नीनो की उत्पत्ति कहाँ होती है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है और दक्षिणी अमेरिका के तट से होती है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के गंगा के मैदान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत के गंगा के मैदान में कौन सी जलवायु पाई जाती है, ये कौन सी पाई जाती है, CWG जलवायु पाई जाती है भारत के गंगा के मैदान में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, यानी उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा कौन सा प्राप्त करता है, कौन सा करता है, तमिलनाडु। उत्तर पूर्व मतलब कहने का मतलब कि लौट रहा है मानसून, तो लौट रहा मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, मृदा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो पेडालॉजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पेडालॉजी बोलते हैं। मृदा प्रक्षातीय मृदा के निर्माण की प्रथम अवसर को कौन सी है, ये जो मृदा बनती है तो प्रथम यानी सबसे नीचे वाला भाग उसको क्या कहते हैं, तो संस्तर्ग लेवल सी। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की मिट्टी मुख्यतः 4 प्रकार की पाई जाती है, 4 प्रकार, जिसमें जलोढ़ मृदा कितना प्रतिशत है, मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसमें जलोढ़ मृदा कितना प्रतिशत है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40%। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, पुरानी को क्या बोलते हैं, बांगर। जलोढ़ मृदा दो होता है ना, बांगर और खादर, तो पुरानी को बोलते हैं बांगर, नई को क्या बोलते हैं, खादर। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी जलोढ़ मृदा में सबसे कौन सा खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, पोटास पाया जाता है ना सबसे ज़्यादा। जलोढ़ मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है, तो पोटास पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में प्रधान रूप से पाया जाता है, यानी भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र के रूप में, काली मिट्टी कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो दक्कन के पठार में ना। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्कन के पठार में पाया जाता है, महाराष्ट्र तरफ, यानी सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो दक्कन के पठार में। नेक्स्ट देखेंगे, लाल पीली मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो लाल मिट्टी के में अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो चूना मिलाया जाएगा, क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है अम्लीयता को दूर करने के लिए। भारत का वो क्षेत्र जहाँ तापमान और वर्षा अधिक होती है वो कौन सा बताइए, जो पानी सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, तापमान ज़्यादा है और वर्षा भी अधिक है, कौन सा होगा, लेटराइट मृदा। राइट ऑप्शन होगा ए, लेटराइट मृदा। नेक्स्ट देखेंगे, किस मृदा को प्राय अपौढ़ मृदा कहा जाता है, अपौढ़ मृदा किस मृदा को कहा जाता है, तो पर्वतीय मृदा को कहा जाता है। अपौढ़ मृदा किसे कहा जाता है, तो पर्वतीय मृदा को कहा जाता है, पर्वतीय मृदा को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है, लवणीय मृदा में किस खनिज की मात्रा अधिक होती है, तो लवणीय में सोडियम भी हो ही जाएगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम सभी, यानी इनमें से सभी। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखेंगे, उर्वरक इतना पी, इस तक ऑप्शन दिया ही हुआ, तो पोटेशियम की मात्रा पी कितना 20, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखेंगे दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, यानी दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा है? मोलिबेजियनम आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कीटवाची पौधे जिसमें मृदा उगते हैं उसमें कमी रहती है, जो कीटवाची है उसमें उगते हैं इसमें किसी की कमी होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा नाइट्रोजन की कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? जो पर्वतीय मृदा होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो क्या होती है पर्वतीय मृदा में? अम्लीय होती है। क्या होती है? अम्लीय। पर्वतीय मृदा की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। बाजरा और ज्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होती है? यानी बाजरा और ज्वार उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट देखेंगे भारत में मध्यम सिंचाई परियोजना से कितने क्षेत्र को सिंचित किया जाता था? कितना क्षेत्र किया था? 2000 से 10,000। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। नेक्स्ट देखेंगे एक क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 80। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय जल नीति कौन करते थे? 1987 ना, यानी 1987। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे ड्रीम सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की थी? ड्रीम सिंचाई की शुरुआत किसने की थी? तो इजराइल ने की थी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। ड्रिप सिंचाई की शुरुआत किस देश ने की थी? तो इजराइल ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे वानावार परियोजना लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है? वानावार परियोजना को सोन नदी पर, इसमें प्रभावित लाभान्वित होने वाला सभी है, यूपी भी है, बिहार भी है और मध्य प्रदेश भी है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट देखेंगे सलमा बांध निर्माण भारत ने करवाया, यह कहाँ स्थित है? सलमा बांध है इसका निर्माण भारत ने कराया, ये कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में स्थित है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। सलमा बांध का निर्माण भारत ने करवाया है, यह कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो भारत में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तो नलकूप से की जाती है। किससे की जाती है? तो नलकूप से। सरहिंद परियोजना किस नदी में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? सरहिंद कहाँ है? तो पंजाब में। सरहिंद परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई थी? इंदिरा गांधी नहर का परियोजना की नींव कब रखी गई? 30 मार्च 1958। 30 मार्च 1958 को रखा गया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नींव कब रखी गई थी? तो 30 मार्च 1958 को रखी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे दिघी एवं बावली सिंचाई प्रणाली मुख्यतः संबंधित क्षेत्र है। दिघी और बावली परियोजना किस क्षेत्र से? सुनिए तो 21 क्षेत्र से है, तो कौन सा हो जाएगा? असम से ना, हाँ असम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? त्वरित सिंचाई लाभ कब की गई थी? तो की गई थी 1996-97 के 1996-97 में की गई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1996-97 में। टिहरी बांध परियोजना पीछे में झरने का निर्माण कहा गया, यानी टिहरी बांध है, बांध बनाया जाता है, उससे पीछे जलाशय बन गया। वो जलाशय का नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। टिहरी बांध के पीछे जो निर्मित झील हुआ उसका नाम क्या है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जल ग्रिड की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये जल ग्रिड की कल्पना सबसे पहले किसके? राम मनोहर लोहिया के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार वाला राज्य कौन सा है? यानी सर्वाधिक विस्तार कहाँ है सिंचाई का? तो हो जाएगा पंजाब। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? यानी दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो बेयड स्मिथ को माना जाता है। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, बेयड स्मिथ को माना जाता है। नेक्स्ट देंगे सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई है? सुरंगम कौन सा होगा? मान लो सुरंगम कहाँ से का है? केरल का है। सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो केरल की। सुरंगम किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है? तो केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वैसी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में हो तथा कटाई मार्च अप्रैल में कर देते हैं, कौन सा? जायद फसल होती है ना, जायद फसल। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रबी फसल। सही से देखो तो पहले क्या बोल रहा है?
जिसकी वही अक्टूबर नवंबर यानी ठंडा का टाइम में हो, मार्च अप्रैल में कर दे, कौन सा होता है? रबी फसल होता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे, किसी एक भूमि पर एक फसल की वर्षा में उत्पादन की बारंबारता क्या कहलाती है? यदि एक फसल है उसको बार बार लगाया जाता है उसको कौन कहते हैं? सामान्य गहन कृषि कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सामंजस्य गहनता कृषि कहा जाता है। राइट ऑप्शन को सी हो जाएगा। जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। अल्बर्ट हावर्ड को जैविक कृषि का जनक किसे माना जाता है? अल्बर्ट हावर्ड का। जैविक राज किसे घोषित किया भारत में प्रथम जैविक राज? तो असम को घोषित किया गया। भारत में हरित क्रांति आने के बाद कहाँ पर विस्तृत खेती का प्रचलन तेजी से हुआ? तो कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब और हरियाणा। राइट ऑप्शन को सी, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट देखेंगे, स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है? तो कोमोआ ब्रिंग पॉमिडो। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कोमान कहा जाता है। सी हो जाएगा, कोमान कहा जाता है। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? अंगूर का उत्पादन को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाता है? तो विटीकल्चर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? तो कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में। नेक्स्ट देखेंगे, चावल किस प्रकार का खरीफ फसल है? यानी चावल है वो किस प्रकार का खरीफ फसल है? तो उष्णकटिबंधीय है। चावल किसना है? उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से गेहूं की सबसे प्रमुख किस्म कौन सी है? सभी तो गेहूं की है ना। राइट तीसरे अर्जुन कल्याण सोना, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। 110 का क्वेश्चन होगा डी, सभी है जो गेहूं का ही है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यानी भारत का सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन करता है? तो यूपी करता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी, यूपी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सी है? सर्वाधिक सिंचाई किसमें होती है? तो गन्ना में। गन्ना में सर्वाधिक सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई वाला फसल कौन सा हो जाएगा? तो गन्ना हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में कौन सा होता है? तो थीन होता है ना, थीन। और कॉफ़ी में कैफीन होता है। चाय में थीन होता है और कॉफ़ी में कैफीन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉफ़ी कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? यानी कॉफ़ी है, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो ब्राज़ील करता है। कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? यानी जूट के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होती है, जिसमें दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? यानी कौन सा देश है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो है रूस। रूस एकमात्र ऐसा देश है जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल के प्रमुख उदाहरण है? नकदी फसल। नकदी फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तंबाकू भी है, क्या चाय कॉफी ये सब क्या इसे तुरंत पैसा मिल जाता है ना, तो नकदी फसल। डॉक्टर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहता है? भारत में हरित क्रांति जो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। बीस में पूछेगा तो कौन? नॉर्मन बारगोलो कहता है। भारत में होता है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, श्वेत क्रांति भारत में कौन सा क्षेत्र अधिक श्वेत क्रांति दूध कहाँ होगा? तो उत्तरी भारत में होता है ना, यानी उत्तरी क्षेत्र में, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नदी जोड़ो परियोजना के कौन सी क्रांति लाई थी? नदी जोड़ो परियोजना कौन सा है? तो अमृत योजना है ना, अमृत क्रांति कहता है। नदी जोड़ो परियोजना कौन सा क्रांति? नदी जोड़ो योजना कौन सी क्रांति लाई थी? तो अमृत क्रांति। नेक्स्ट पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से गाय की प्रमुख किस्म है? यानी इसमें से कौन सा है जो गाय की प्रमुख किस्म यानी नस्ल है? तो साहिवाला भी होता है, राठी होता है, नगौरी होता है, अंगोला होता है, गिर व मालवी, यानी इसमें से सभी है। नहीं हो जाएगा कि सभी किस्में हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है? यानी किस क्षेत्र को हृदय स्थल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? उत्तर पूर्वी पेटी को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उत्तर पूर्व भाग में देश का लगभग कितना प्रतिशत खनिज संसाधन लौह पाया जाता है? यानी उत्तर पूर्व है उसमें खनिज कितना परसेंट पाया जाता है? 84%। कितना पाया जाता है? 84% उत्तरी पूर्वी भाग में। मैग्नीज का उपयोग कांच, शुष्क बैटरी, जंगरोधी इस्पात बनाने के लिए किया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादक कौन सा है? यानी मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में तांबा के अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? यानी तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। तांबा भी कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे,
सीसा किस एस से प्राप्त होता है? सीसा का एस का नाम क्या है? ग्लेना। सीसा किस एस से प्राप्त किया जाता है? तो गलेना से। सीसा किस एस से प्राप्त किया जाता है? तो गलेना से किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का शीर्ष उत्पादन राज्य है। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उड़ीसा। राइट क्वेश्चन हो जाएगा सी, उड़ीसा है जो शीर्ष स्थान पर। किसमें? बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका एस है? तो एल्युमिनियम का। नेक्स्ट देखेंगे, किस धातु का प्रयोग मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक प्रिंटिंग, फोटोग्राफी आदि में किया जाता है? इन किसका प्रयोग किया जाता है? तो चांदी का। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक गैर धात्विक खनिज है? यानी कौन सा है जो गैर धात्विक खनिज है? तो अभ्रक, चूना, ये सब तो धात्विक है ही नहीं। डोलामाइट भी नहीं है, जिप्सम भी नहीं। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी जो कौन ना गैर धात्विक खनिज है। भारत में माइका यानी अभ्रक का शीर्ष उत्पादन है। यानी माइका सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में ना। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे, चूना पत्थर में सिलिका, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर पाया जाता है। इसका शीर्ष उत्पादन कौन सा आता है? यानी चूना पत्थर का शीर्ष स्थान इन सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। MP कौन जगह? मध्य प्रदेश। मैग्नीफिक कौन सा? मध्य प्रदेश ही। भारत का कौन सा राज्य है जो एबेस्ट्रम का 95% अकेले उत्पादन करता है? एबेस्ट्रम का अकेले 95% करता है तो कौन सा है? गुजरात। एबेस्टॉस का 95% उत्पादन अकेले कौन करता है? तो गुजरात करता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है? कैल्शियम हाइड्रेट सल्फेट का एक उदाहरण है कौन सा? जिप्सम बोलते हैं ना, हार्वेस्टूर जिप्सम। नेक्स्ट देखेंगे, ऊर्जा संरक्षण के रूप में परंपरागत ऊर्जा के, परंपरागत मतलब कौन सा होता है? सबसे पुराना। परंपरागत मतलब सबसे पुराना, तो ये सब क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा डी, यानी लकड़ी, गैस, कोयला सभी। 35 देखेंगे, भारत में गोडवांग कालीन और तृतीय युगीन कोयला के निक्षेपण तेलंगाना के किस नदी घाटी से हुआ है? तेलंगाना के किस नदी घाटी से हुआ है? तो गोदावरी नदी घाटी से। तेलंगाना में कौन सा हो जाएगा? गोदावरी नदी घाटी से कोयला का मिला। कोयला का सबसे उच्चतम कोटि कौन? कोयला में कौन सा? एंथ्रासाइट। कौन सा? कोयला का सबसे उच्चतम कोटि एंथ्रासाइट। 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष कोयले का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? यानी जो 2021 का रिपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कौन सा करता है? तो कोयला में कौन सा होगा? झारखंड है ना, झारखंड। भारत पर आधारित NTPC कौन सा संयंत्र बिहार में स्थित है? यानी NTPC है जो बिहार में कौन सा स्थित है? तो कहलगांव, बाड़वा, बरौनी। कहलगांव ही है ना, कहलगांव। राइट ऑप्शन कौन सा? सी। खनिज संसाधन पेट्रोलियम का मुख्य उत्पादक कौन सा है? इसमें सभी तो मित्र डीजल, पेट्रोलियम, विमान ईंधन में कृत्रिम रबड़, प्लास्टर, सब डिटर्जेंट। राइट ऑप्शन कौन सा? डी, यानी सब सभी मिलता है किसमें? खनिज संसाधन के पेट्रोलियम उत्पादक में अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट ये मुख्य उत्पाद है जो मिलता है, इसमें सब क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है? यानी सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है, सबसे बड़ा कौन सा है? कि कौन सा जाएगा? गुजरात का जामनगर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्राकृतिक गैसों का अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है? ये भारत है सबसे अधिकतम भंडार कहाँ मौजूद है? तो कहाँ? पूर्वी अपतट पे। राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। 41 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा। भारत में प्राकृतिक गैसों का अधिकतम भंडार कहाँ है? तो पूर्वी तट पे। नंबर 42 देखेंगे, भारत में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है? तो हो जाएगा राजस्थान। डी कौन सा जगह? राजस्थान में किया जाता है। 47 देखेंगे, भारत में अपशिष्ट टनकूप जल विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उपस्थित टनकपुर किस राज्य में जल विद्युत स्थित है? टनकापुर किस राज्य में है? ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम है ना, आप लोग भी देख लीजिएगा, इसका राउट में कन्फ्यूजन हो रहा है। टनकापुर कहाँ होगा? सिक्किम। सिक्किम ही मारते हैं, सिक्किम नहीं उत्तराखंड, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, सिक्किम या उत्तराखंड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा परमाणु ऊर्जा कौन सा केंद्र है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कलकप्पम है जो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा विद्युत उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, किस पर्यावरणीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? किस पर्यावरणीय खनिज को सुरमा कहा जाता है? तो एंटीमनी को। किसको कहा जाता है? तो एंटीमनी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे, भारत का खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत के खनिज
इन्वेंशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। कहाँ स्थित है? नागपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कहाँ खोला गया था? यानी पहला कहाँ खोला गया था सूती वस्त्र का? तो मुंबई में। राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। भारत में आज़ादी के बाद दूसरी औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? दूसरी नीति कब लाई गई थी? भारत में दूसरी औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? ये कब लाई गई थी? 1956 में। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात को। लौह इस्पात उद्योग को क्या कहता है? आधारभूत उद्योग कहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लौह इस्पात को। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किए गए थे? यानी भिलाई को किसके सहयोग से किया गया था? तो रूस को। रूस की सहायता से की गई थी स्थापना भिलाई का। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंग नगर टाटा इस्पात संयंत्र कहाँ है? कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में ना। राइट में क्वेश्चन होगा सी। कलिंग नगर टाटा का इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित, कहाँ बनाया जा रहा है? उड़ीसा में बनाया जा रहा है। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में ही है ना। राइट में सी हो जाएगा। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया था? मद्रास किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इटली के सहयोग से बनाया गया था। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी किसके सहयोग से बनाया गया था? तो इटली। भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत में डीजल एवं विद्युत इंजन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो वाराणसी। राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाराणसी में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने पहला उत्सर्जन संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया था? उत्सर्जन संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो रानीपेट में। भारत ने पहला उत्सर्जन संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया था? तो रानीपेट में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला सफलतम कागज उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वालीगंज में किया गया था। नेपाल नगर सबसे जो अति अखबारी कागज़ है डॉक्यूमेंट ये सब के लिए, वो नेपाल का फेमस है, लेकिन ये पूरा पहला सफलतम कागज कहाँ किया था? वालीगंज में किया। राइट ऑप्शन का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कृषि के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? यानी कृषि के बाद जब भारत में सबसे अधिक कौन सा देता है? तो सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? कोयम्बटूर को। अब बिहार का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो गया को कहा जाता है। बिहार का मैनचेस्टर गया को कहा जाता है। और उत्तरी भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर के। अब भारत के मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चीनी कौन सा उत्पादन करता है? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा सी। भारत के प्रमुख चरम उत्पादनशाला निम्नलिखित में से कौन है? चरम यानी चमड़ा वाला उत्पादनशाला कौन सा है? तो चरम उत्पादनशाला कौन सा हो जाएगा? यानी कानपुर में किया जाता है। टोका यानी इनमें से सभी है। सभी, आगरा, कानपुर, टोका, इनमें सही। 60 देखेंगे, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण निजीकरण कब आया था? उदारीकरण निजीकरण प्राइवेटाइजेशन कब, ये सब कब आया था? एलपीजी 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई को आया, 24 जुलाई 1991 को आया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? दिया सलाई का उत्पादन कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। तो भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन की स्थापना की हुई थी? ये एनएचएआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1995। एनएचएआई का स्थापना कब हुई थी? तो 1995। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 1995 में। स्वर्ण चतुर्भुज के तहत स्वर्ण चतुर्भुज के तहत चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? चेन्नई से कोलकाता की लंबाई कितनी है? तो 1684 किलोमीटर। 1684 है ना। हाँ, 1684 किलोमीटर। राइट ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो एनएच 44। सबसे बड़ा कौन सा है? एनएच 44 है। भारत में सड़क घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? यानी सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व किस राज्य में है? तो उस राज्य हो जाएगा कौन सा? गोवा। ये राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा में सबसे ज़्यादा सड़क घनत्व है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर के पर्वतीय इलाके में किस प्रोजेक्ट के तहत सैकड़ों सड़कों का निर्माण किया जाता है? जम्मू कश्मीर में प्रोजेक्ट में कौन सा प्रोजेक्ट किया जाता है? प्रोजेक्ट हिरक थ्रू वहाँ सा सड़क बनाया जा रहा है। कहाँ? पर्वतीय इलाका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत रेलवे किस रेल मंडल जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद में? यानी किस रेल जोन का मुख्यालय सिकंदराबाद है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का।
सिकंदराबाद में किसका? दक्षिण मध्य रेलवे का। नेक्स्ट देखेंगे कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में? कोंकण रेलवे का विस्तार सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे का सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दिल्ली मेट्रो का प्रचलन कब शुरू हुआ था? दिल्ली मेट्रो का प्रचलन कब हुआ? 2002 में हुआ था। दिल्ली मेट्रो का 2002 में। मेट्रो भारत में आया था सबसे पहले 1984 में। कहाँ से आया था? तो कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ था? 1984 में कोलकाता में। नेक्स्ट देंगे दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे का यूनेस्को में कब शामिल किया गया? जो दार्जिलिंग रेलवे है माउंटेन रेलवे का यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? तो 1999 में किया गया था। दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे का यूनेस्को में शामिल कब किया गया था? 1999 में किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में कौन सा एक्सप्रेस चलाया जा रहा है? डॉक्टर भीमराव की स्मृति में कौन सा रेलवे चलाया जा रहा है? तो समानता एक्सप्रेसवे। समानता एक्सप्रेसवे चलाया जा रहा है किसके? डॉक्टर भीमराव के स्मृति में चलाया जा रहा है। मांडवी और जुआरी नदी के किनारे स्थित कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? यानी मांडवी और जुआरी नदी के किनारे कौन सा स्थित है? तो मरगुआ बंदरगाह। राइट ऑप्शन नंबर बी, मरमुआ बंदरगाह। केरल के कोट्टारमपुरम के बीच कौन सा राष्ट्रीय जल स्थित है? यानी इसके केरल में कोट्टारमपुरम कौन सा राष्ट्रीय जल स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नेशनल वाटरवे 2। फर्स्ट तो हो जाएगा कौन सा होगा? जो गंगा नदी में, दूसरा ब्रह्मपुत्र में, तीसरा केरल में। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? यानी कौन सा बंदरगाह जिसको रसायन बंदरगाह कहा जाता है? दहेज को रसायन बंदरगाह कहा जाता है। किस बंदरगाह को रसायन बंदरगाह कहा जाता है? दहेज को। नेक्स्ट देखेंगे किस बंदरगाह तो हो गया। भारत में स्थापित पहली पाइपलाइन नारकटिया से नूनमती के बीच कब चलाया गया था? यानी पहला भारत पाइपलाइन था ये नरकटिया से नूनमती चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो 1962 में। 1962 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 दिसंबर 2000 को। 25 दिसंबर 2000 को चलाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन के वैसे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है उसे कहा जाता है। जहाँ कम वर्षा होगा तो उसे क्या कहा जाता है? पर्णपाती वन। कौन सा जगह? पर्णपाती वन। नेक्स्ट देखेंगे 178 नंबर क्वेश्चन। और पर्णपाती वन में कौन से प्रमुख वृक्ष उगते हैं? आन प्रपत्ति में कौन से वन उगते हैं? तो उगते हैं कौन सा वन उगते हैं? तो चंदन, महुआ, सागवान ये सभी उगते हैं आर्द्र पर्णपाती में, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? यानी ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो कौन सा वनस्पति पाया जाएगा? तो कौन सा? टुंड्रा पाया जाता है ना, टुंड्रा। नेक्स्ट देखेंगे चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त होता है जिसे टर्पीन का तेल प्राप्त होता है? चीड़ के तेल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो लीसा प्राप्त किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर बी, लीसा प्राप्त किया जाता है चीड़ के तेल से, जिसे तारपीन तेल बना जाता है। हिमालय श्रेणी के 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? यानी 3000 से 4000 की ऊंचाई पर जाएंगे तो कौन सा वृक्ष पाया जाएगा? तो सिल्वर फर भी पाया जाता है, जूनिपर पाया जाता है, पाइन, ये सभी पाए जाते हैं। हिमालय के 300 से 400 मीटर ऊपर जाएंगे, 3000 से 4000 मीटर ऊपर जाएंगे तो कौन सा भी पाया जाएगा? तो सिल्वर मिलेगा, जूनिपर भी मिलेगा और पाइन भी मिलेगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नीलगिरी, अन्नामलाई और पन्नाली वन पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? इस वन है उसको क्या कहा जाता है? तो सोलास कहा जाता है। नीलगिरी पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोलास। याद कर लीजिएगा, पूछा हुआ है। उसको क्या कहा जाता है? सोलास कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उच्च जैव विविधता वाले बेलांची वनों को और किस अन्य नाम से जानता है? बेलांची वनों को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन भी कहते हैं, अनुपम वन भी कहते हैं। यानी राइट ऑप्शन हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे आर्द्र भूमि संरक्षण सम्मेलन रामसर सम्मेलन का आयोजन ईरान में कब हुआ था? रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन कब हुआ था ईरान में? तो 1971 में हुआ था। रामसर सम्मेलन ईरान में कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो चिल्का झील। कौन है? चिल्का झील। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या आता है? भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था? तो 1972 में। कब आया था? 1972। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे यूनेस्को ने अपने 1989 में किस जैव मंडल राशि क्षेत्र को BR नेटवर्क में शामिल किया था?
BR नेटवर्क में शामिल किया था, किसको शामिल किया था? तो मानस, असम वाले को, मानस को शामिल किया था। जयमंडल आवासीय क्षेत्र सिमलीपाल कहाँ स्थित? सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सिमलीपाल कहाँ है? तो उड़ीसा में। वन जीव सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था ना, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। नेक्स्ट देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क? तो नामदफा। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। राइट ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में स्थित है। इसमें से कौन सा है जो तमिलनाडु में स्थित है? तो अन्नामलाई कहाँ है? तमिलनाडु में ना। अन्नामलाई कहाँ है? वन जीव अभयारण्य तमिलनाडु में। राइट ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भारतीय वन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। छत्तीसगढ़ में स्थित बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये छत्तीसगढ़ पूरा, छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? तो पेंच कहाँ है? पेंच तो कहाँ है? MP में है ना पेंच, यानी इसका कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ बोल रहा है। यानी गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखेंगे, कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? कत्था बनाने के लिए किस लकड़ी का वृक्ष का प्रयोग होता है? तो खैर लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इनमें किसका जंगल की आग कहा जाता है? इनमें से किसको जंगल की आग कहा जाता है? जंगल की आग इसमें से किसे कहा जाता है? तो पलाश को कहा जाता है। जंगल की आग किसको कहा जाता है? तो पलाश को कहा जाता है जंगल की आग। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के क्षेत्र में मूंगा चट्टानें कहाँ स्थित है? मूंगा चट्टानें कहाँ है? ये जितना भी सब समुद्र में बना हुआ लक्षद्वीप, कचकड़ी, ये सभी में क्या मूंगा द्वीप है। चैप्टर नंबर 13 देखेंगे, जनगणना। सर्वप्रथम 10वीं जनगणना की शुरुआत अमेरिका में कब से शुरू हुई थी? इन सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? तो 1790 ईस्वी में 10वीं जनगणना शुरू हुई थी अमेरिका से। भारतीय जनगणना में किस जनगणना को महान विभाजक कहा जाता है? महान विभाजक किसको कहा जाता है? 1921 की नो। राइट ऑप्शन होगा बी। 1921 को कहा जाता है महान जनगणना विभाजक की संज्ञा दी गई। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। इन जनसंख्या नीति कब आई थी? तो 1976। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की थी? 1976 में। 200 देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है? पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत है? 51.47। राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या किसमें है? यूपी में ना, यूपी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, 202 देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? यानी भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 है ना, 382। अब आती बिहार के पूछेगा तो 1106 है। भारत का कितना है? 382। 103 देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय महिलाओं को साक्षरता दर कितनी है? यानी भारतीय महिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। महिलाओं की अति साक्षरता कितना है? तो 65.46। ऊपर है 74.40, कितना पुरुष का है। नेक्स्ट देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल ही तो ही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 लिंगानुपात है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस युवती का लिंगानुपात सर्वाधिक है? यानी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस युवती का है? किस युवती का है? तो हो जाएगा पुदुचेरी का। क्वेश्चन नंबर 207 देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है? कितना है? 17.7 है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इनसे ज़्यादा वृद्धि कौन सा राज्य पे हुआ है 2011 के अनुसार? तो कौन सा राज्य होगा? मेघालय में ज़्यादा हुआ है वृद्धि, मेघालय। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात, यानी शिशु लिंगानुपात कहाँ है? 219 है, 919 है ना, 919। राइट ऑप्शन होगा बी, 919 है। भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार
भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में, यानी पूछ रहा है राज्य, यानी कौन सा राज्य में सबसे अधिक है, तो अरुणाचल प्रदेश। किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत का शिशु मृत्यु दर कितना है, यानी मृत्यु दर है जो कितना है, तो 32। कितना, 32। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कौन वाला राज्य कौन सा, सबसे कम मृत्यु दर कहाँ होगा, तो केरल में होगा। सबसे ज़्यादा एजुकेशन वही है ना, तो वहीं होगा ना कम, यानी केरल। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित एसी की आबादी कितना है, यानी एसी की आबादी कितना है, तो 16.6। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति निवास करती है, यानी एसी सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है, एसी से ज़्यादा निवास कहाँ करती है, उत्तर प्रदेश में ना। राइट ऑप्शन हो सकता ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति पूछ रही है। अनुसूचित जनजाति कितना परसेंट है, तो 8.6% है अनुसूचित जनजाति। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी में किस राज्य में निवास करती है, एसटी सबसे ज़्यादा किस राज्य में निवास करती है, कहाँ करती है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे 2011 जनगणना के दौरान धार्मिक जानकारी के लिए गणना की गई। इस रिपोर्ट में अनुसार सर्वाधिक लोग किस धर्म को मानने वाले, हिंदू को होंगे, हिंदू धर्म। 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, 2011 का जनगणना हुआ था उसका आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारी भविष्य, हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारी भविष्य। राष्ट्रीय जनगणना 2011 के समय मुख्य जनगणना आयुक्त कौन थे, जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके मुख्य आयुक्त कौन थे, तो डीसी चंद्रमौली थे। राइट ऑप्शन का बी होगा, डीसी चंद्रमौली थे। 20 देखेंगे भारत में जनगणना कराने का दायित्व किस मंत्रालय पर रहता है, यानी जनगणना होती है किस मंत्रालय पर रहती है, तो गृह मंत्रालय पे बोझ रहती है। नेक्स्ट देखेंगे 21 नंबर महानगर की संज्ञा उसे दी जाती है जिसमें आबादी कितनी होती है, यानी आबादी कितनी होगी तो उसको महानगर कहा जाएगा, तो 10 लाख या उससे अधिक होगी तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 10 लाख या उससे अधिक हो तो उसको महानगर कहा जाता है। अब चैप्टर नंबर 14 देखेंगे जनजाति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की चर्चा की है, कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल में जनजाति की चर्चा की है, 242 में की है, 342 कौन सा अनुच्छेद 342 में की गई है। BS गुहा ने भारतीय प्रजातियों को कितने वर्गों में विभाजित किया, यानी भारतीय BC गुहा ने निम्नलिखित में वर्गों में विभाजित किया है, किस प्रजातियों में, तो निग्रो भी किया गया, प्रोटो ऑस्ट्रोलेटा का, मंगलॉयड भी कहा गया, पाइन भी कहा गया, भूमध्यसागरीय भी कहा जाता है, नॉर्डिक भी कहा जाता है, इनमें से सभी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सर्वप्रथम किसने जाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, ठक्कर बप्पा ने किया था, ठक्कर बप्पा ने किया था सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो लास्ट ही है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच रही है। 25 की चुनाव होगी। भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा निवासी कौन सा जनजाति करती है, तो भील। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी आदिवासी समुदाय दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति। थारू जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह भील का संबंध है, यानी भील का संबंध किससे है, भील का संबंध किससे है, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से संबंध है। भील जनजाति का संबंध किससे, तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट से। भूत प्रेत तथा जादू टोना में सर्वाधिक विश्वास किस जनजाति का रहता है, जादू टोना ऐसा में किस कौन सा जनजाति का रहता है, तो गोंड को, गोंड जनजाति को इसमें ज़्यादा विश्वास रहता है, किसमें, जादू टोना भूत प्रेत में। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध राजपूतों घरानों से है, राजपूत घराने का राजपूत घरानों से कौन सा जनजाति का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे कौन सा जनजाति है जिसका संबंध राजस्थान के राजस्थान के राजपूत जनजाति कौन सा, बुक्सा जनजाति का संबंध राजपूत घरानों से है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा जनजाति बिहार से संबंधित है, यानी बिहार में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, संथाल भी है, तवार गोंड भी है, थारू है, उर्वेला, कोला, बिरहोर, कोबरा, यानी सभी है, ये सभी जनजाति का बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का संबंध मेघालय से है, मेघालय में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो गारो, खासू, जयंतिया, मिकिर, भोर, ये सभी ऋषि के नाम पे तो पहाड़ी भी वहाँ है, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट चैप्टर देखें 15 नंबर, भारत के अत्यधिक भूकंप के से जोखिम या नौ क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, ये कौन से राज्य है सबसे अधिक भूमि अति वाला होते हैं, मतलब 9 से ज़्यादा का भूकंप झटकाते सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी राज्य और हिमाचल प्रदेश, ऊपर वाला हिमालय वाला है उसका रीजन भी आ जाता है,
बिहार, जम्मू कश्मीर भी आता है, कचकारी उत्तराखंड, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उग्र मौसम तंत्र है जो किस अक्षांश के बीच आता है? उग्र अक्षांश है जो कौन सा अक्षांश के बीच आता है? तो 30 से 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी उष्ण वाला, यानी बीच में है ना जी, 0 है, 30 से 30 यही तो उष्ण आता है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने भारत के कितने भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है? यानी कितना क्षेत्र किया है? तो 4 करोड़ हेक्टेयर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। भोपाल त्रासदी गैस में कौन सा गैस का उत्सर्जन होता है? मिसाइल एसोसिएट ना, राइट ऑप्शन हो जाएगा मिथाइल एसोसिएट। भोपाल त्रासदी गैस में कौन सा गैस का उत्सर्जन हुआ था? तो मिथाइल एसोसिएट, ऑप्शन कौन सा होगा? ए, 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, आपदा प्रबंधन और निवारण की 3 अवस्थाएं निम्नलिखित में कौन सा है? 3 अवस्था है, 3 में से कौन सा है? तो सभी तो अवस्थाएं ही, आपदा से पहले, आपदा के समय, आपदा के पश्चात, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। एनडीआरएफ की स्थापना कब गई थी? 1906 में। एनडीआरएफ की स्थापना कब गई थी? 1906 में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारत की मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पूना में। भारत की मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो पूना में, पूना महाराष्ट्र में। भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर विभिन्न प्रबलतों के भूकंप का खतरा बना रहता है? यानी कितना परसेंट पे भारत में जो प्रबलता है भूकंप का खतरा बना रहता है? कितना परसेंट पे बना रहता है? तो 54% पे, लगभग 54% पे रहता है। भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? बाढ़ नियंत्रण की शुरुआत कब की? तो 1954 में ही किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चला जा रहा है? मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब से चला था? 1977-78 से चला जा रहा है, 1977-78 से। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? इसमें 42 देखिए, बिहार राज्य कब हुआ था? 1922 में, 22 मार्च 1922 में। मैकमोहन रेखा चीन और तिब्बत सोवियत क्षेत्र और भारत के किस राज्य में होते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ना, बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस राष्ट्र से लगती है? नागालैंड, नागालैंड से किससे मिलती है? तो म्यांमार से मिलती है। सिक्किम को भारतीय क्षेत्र में कब शामिल किया गया था? सिक्किम क्षेत्र को भारतीय में कब शामिल किया था? 1975, राइट ऑप्शन को ऑप्शन बी, 1975 में किया गया था, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 80। कितनी सीट है? तो 80 सीट है, से ज़्यादा यही है। मिजोरम राज्य का कितना लंबा सीमा स्थल बांग्लादेश से लगा है? यानी कितना उसका लंबाई जो लगा हुआ है? 722। कितना है किलोमीटर? 722 किलोमीटर लगा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से मिलती है? तो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सभी से मिलती है तमिलनाडु को। केरल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सभी से मिलती है। किसका? तमिलनाडु की। नेक्स्ट देखेंगे, महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 3,07,713, 3,07,713, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को ना, तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को। 251 देखेंगे, भारत का कौन सा क्षेत्र चीन के साथ विवादित है? तो भारत और कौन कौन से चीन के साथ विवादित है? तो गलवान घाटी भी, अक्साई चीन, तवांग, ये सभी, इन सभी क्षेत्र चीन और भारत के बीच विवादित है। 251 क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। और आगामी वनडे एग्जाम होगा उसके लिए ज्योग्राफी के लिए 1 शॉट देख लीजिएगा, रिवीजन टॉप पे रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए एक नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।